चलिए बालक आ जाइए। नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन एक्सपर्ट चैनल पर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। बच्चे चलिए, आप लोग बहुत इंतजार किए तो फाइनली मेरी बालक अब हम लोग इसी तरीके से पढ़ाई करते हुए चलेंगे। हर एक क्लास में इसी तरीके से आपको लेके आऊंगा। डेली टू डेली आपका अपलोड करता रहूंगा। ये एमसीक्यू हम लोग डिजिटल बोर्ड से देखेंगे और सारे क्लासेस ऐसे देखते रहेंगे। अगर बच्चा आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आईटीआई किया है, अगर मैकेनिकल ब्रांच से आईटीआई किया, चाहे वो फिटर हो, मशीनिस्ट हो, बिल्डर हो, टर्नर हो, या बालक मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे ट्रैक्टर मैकेनिक हो, मोटर मैकेनिक हो, डीजल मैकेनिक हो, एमएमबी है, तो बालक ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक ना। तो मेरे बच्चे यहाँ पे अब हम लोग क्लास को सीधा इसी तरीके से हम लोग सारे क्लास को डे 1 डे 2 डे 3 इसी तरीके से हम लोग मैनेज करते हुए देखते हुए चलेंगे, सारे क्लास को समझेंगे। ठीक। चलिए, थोड़ा सा मैं सामने नहीं आ पा रहा हूँ तो इसका यही है कि डिजिटल बोर्ड मेरे पास है नहीं बच्चा, तो कुछ दिन तक हम लोग ऐसे मैनेज करेंगे। अगर आप लोग का सपोर्ट बना रहा वाला तो हम लोग बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड भी रख लेंगे। और आपका सपोर्ट इसमें आपको चाहिए मेरे बालक, तो आप सपोर्ट ज़्यादा ज़्यादा करिए और ज़्यादा ज़्यादा बच्चों के पास इस क्लास को शेयर करा करिए और सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए। तो ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को सब्सक्राइब कराने की कोशिश कराइए कि जैसे जितना ज़्यादा आप लोग संख्या में सब्सक्राइब होंगे और जितना संख्या में वॉच होंगे, जितना ज़्यादा प्यार करेंगे बालक, उसी के अनुसार हम लोग डिजिटल बोर्ड पे ताकि हम लोग लेकर के आ जाएंगे। ठीक ना। तो आपका प्यार बहुमूल्य है बच्चे, तो थोड़ा सा इस पे आप लोग विशेष करिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप लोग क्लास को शेयर करिए। और तैयारी तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कोई टॉपिक कि आपका कोई टॉपिक छोड़ के जाएगा, नहीं, मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, एडवांस तक चलूंगा बालक। ठीक है। इसमें कोई आपको ऐसा नहीं होगा बालक कि आपका सर नहीं हो पा रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, सर कोई टॉपिक छूट जा रहा है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा बालक। ठीक ना। चलिए, तो मैं यहाँ पे अगर बात कर लेता हूँ, अगर मैं एक एक टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ, धीरे धीरे अब चलता हूँ आगे। देखो बच्चे, अगर मैं यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि आज का चैप्टर होने वाला है सेफ्टी होने वाला है वाला, अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि सुरक्षा एवं सामान्य सावधानियां। ठीक है। सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशन। तो मेरी बात, अगर मैं यहीं पे सीधे सीधे बात बोलूं कि सर ये हमारा दुर्घटना क्या होता है, अर्थात एक्सीडेंट वाला हम लोग किसको कहते हैं, एक्सीडेंट किसको कहते हैं। तो मेरे बच्चे, अगर मैं बोलूं कि जनरल तौर पे सामान्य भाषा में से बोलना चाहूं कि बालक की बिना या न चाहे हुए जो भी दुर्घटनाएं हमारे साथ घटित हो जाती हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दुर्घटना अर्थात एक्सीडेंट कहते हैं। ऐसी घटनाएं जो न चाहते हुए घटित हो जाती बच्चा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दुर्घटना अर्थात एक्सीडेंट कहते हैं। सर यही वर्ड को मैं कुछ इस तरीके से लिखा हूं, देखो बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर परिभाषा किताबी थोड़ा सा मैं बात करूं तो इस तरीके से इसको बोल सकते हो, दुर्घटना एक ऐसी आकस्मिक घटना है जो असुरक्षित कार्य अर्थात असुरक्षित स्थिति या मानवीय त्रुटि के कारण होता है। ठीक ना। और जिसके परिणाम स्वरूप चोट, बीमारी, मृत्यु या संपत्ति की हानि हो सकती है। ठीक। मेरे बालक, आप कहने का मतलब यही है कि आप बिना चाहते हुए आकस्मिक घटना आपके साथ घटित हो जा रही है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं बालक, दुर्घटना कह रहे हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, बीमारी हो सकता है, मृत्यु हो सकती है और साथ साथ में संपत्ति अर्थात पैसे की भी हानि हो सकती है। ठीक है। तो ये मेरे बच्चे यहाँ पे ये दुर्घटना को परिभाषित करता है। अगर कोई आपसे पूछा कि एक्सीडेंट किसको कहोगे, तो बालक सीधी सीधी सिंपल सी बात आप बोल सकते हो कि न चाहते हुए जो घटनाएं घटित हो जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दुर्घटना कहते हैं। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल में बात कर लेता हूँ यहीं पे, जैसे आप बच्चे यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, जैसे में अगर मैं बोल देता हूँ कि जैसे आप लोग क्या करते हो कि बाइक चलाना आपको नहीं आ रहा है। ठीक ना। बाइक चलाना आपको नहीं आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है बच्चे, अगर बाइक चलाना नहीं आता है और बाइक आप चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो बाइक चलाने की कोशिश करोगे तो होगा क्या, कहोगे सर उसमें तो ना तो आप एक्सीलेटर प्रॉपर तरीके से देना जानते हो, ना तो गियर लगाना जानते हो, ना तो क्लच कब दबाना है, इसकी जानकारी नहीं है। जब आपको जानकारी नहीं होगी तो आप जब बाइक चलाओगे तो आपका स्वाभाविक सी बात है एक्सीडेंट होना तय। ठीक ना। या मैं बोल सकता हूँ कि कहीं भी आप रास्ते में जा रहे हैं, तो अच्छे से सुचारू रूप से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप तो प्रॉपर तरीके से जा रहे हैं, मगर दूसरा व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे तेजी से बाइक लेके आए और आपसे लड़ जाए,
आपका एक्सीडेंट कर दे। तो क्या आप चाह रहे थे क्या कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए? नहीं चाह रहे थे ना। या बालक जो बाइक चला रहा है, क्या वो बंदा ये सोच रहा था, वो व्यक्ति ये सोच रहा था क्या कि मैं जाकर एक्सीडेंट करूंगा, मैं इससे जाकर लड़ा दूंगा? नहीं, वो नहीं सोच रहा था ना। इसीलिए क्या हुआ बालक, तो यहाँ पे मैं बोल सकते हो कि यहाँ पे न चाहते हुए घटनाएं हमारे साथ घटित हो गई। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? दुर्घटना अर्थात एक्सीडेंट के नाम से जानते हैं बच्चा। इतनी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक ना। चलो अब यहाँ पे मेरे बालक अगर मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ बात कर लेता हूँ कुछ आपको एक्सीडेंट से अर्थात कंपनियों में जब काम करते हैं तो कंपनियों में काम करते समय कुछ हमें सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक ना। जैसे ये व्यक्ति आप देख पा रहे हैं, इस व्यक्ति को बीच में मैंने इस तरीके से कॉलम करके डिवाइड किया गया है, इस तरीके से डिवाइड किया गया है। इससे ये होगा कि इस साइड का जो हिस्सा है दाएं साइड का बालक, ये हमारा क्या है? कहो सर ये हमारा मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ऐसा हमको नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए और इस तरीके से हमें करके रखना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? ठीक? तो कहोगे बच्चे यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है बालक, थोड़ा ध्यान दो। इनका पहले यहाँ से देखो लॉन्ग हेयर है। अगर कंपनियों में जाएंगे आपको लंबे लंबे बाल नहीं होने चाहिए। अगर लंबे बाल होंगे तो आपके एक्सीडेंट होने के खतरा है, ठीक, क्योंकि आपके बाल कहीं मशीन में फंस जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक। तो लंबे बाल नहीं होने चाहिए, छोटे बाल होने चाहिए। इस तरीके से जैसे इस साइड में छोटे बाल हैं, बात समझ रहे हैं? इधर लंबे बाल हैं, इधर हमारे छोटे छोटे बाल हैं। इस तरीके से बाल होने चाहिए, ना कि ऐसे होने चाहिए। अच्छा देखो यहाँ पे बालक पॉकेट में ये एप्रन पहना है ऊपर से, हाँ, तो एप्रन के ऊपर जो ऊपर वाला पॉकेट है इसमें देखो नाइफ जैसा कुछ है। यहाँ पे टूल इक्विपमेंट इन्होंने रखे हैं, धारदार नुमा है, ठीक है। हो सकता है ये व्यक्ति ऐसे झुकने की कोशिश करे और झुकते समय ये उसके शरीर में इंजर्ड कर जाए, चुभ जाए, ठीक, इससे भी इसका एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस तरीके से आपको कोई शार्प चीज अपने आगे वाले पॉकेट में रखना ही नहीं है। पहले शार्प चीज आपको पॉकेट में रखना ही नहीं है, चाहे आगे हो चाहे पीछे, कहीं भी नहीं रखना है। जैसे इस साइड में दिखाई दे रहा है, तो ये आपका सही पोजीशन है और ये आपका रॉन्ग पोजीशन है। समझ पा रहे हैं बच्चे, ठीक ना। ऐसे देखो यहाँ पे देख पा रहे हैं बटन यहाँ पे मिसिंग है बच्चा। बटन मिसिंग मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि आपके पास एक बटन बंद कर लिए तो और सारे बटन खोल के रखो, ओपन करके रखो, नहीं। सारे प्रॉपर तरीके से आपके बटन पूरे बंद होने चाहिए, कोई मिसिंग बटन नहीं होना चाहिए, सब सही तरीके से इसका फास्टनिंग होना चाहिए, ठीक है, बंद होने चाहिए। बात समझ गए? जैसे यहाँ पे देखो दूसरे तरीके, ये हमारा मिसिंग क्या है? तो सर यहाँ पे लूज का था, मैं बोलूँ कि ये हमारा ये कुर्ते के जैसा ये हमारा हैंड देखने को मिल पा रहा है। कुर्ते के जैसा हैंड देखने को, बड़े से मुहाड़ी वाले जैसे मुहाने वाले हमारे यहाँ पे हैंड हमको इसका देखने को मिल पा रहा है, ठीक ना। तो इस तरीके से हमें नहीं, अर्थात फुल बाजू का हमें यहाँ पे नहीं पहनना है। अगर फुल बाजू आप पहन रहे हो तो आपका एक्सीडेंट होना तय है, क्योंकि जब आप मशीन पे काम कर रहे होंगे तो ये आपके कुर्ते जैसा है, ये लंबा चौड़ा है, तो ये आपका क्या होगा, जाके मशीन में फंस सकता है और जिससे आपकी एक्सीडेंट हो सकती है या मृत्यु भी हो सकती है, ठीक। तो आपको अगर ऐसे कपड़े आप पहन रहे हैं तो इसको फोल्ड करके रखिए, जैसे इन्होंने फोल्ड करके इस साइड में रखा गया है, ठीक ना। इस तरीके से आपने फोल्ड करके आपको रखना पड़ेगा। ऐसे ये जो पॉकेट यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पॉकेट इन्होंने स्केल रखा हुआ है, ये भी आपका प्रॉपर तरीके से, ये सही इक्विपमेंट नहीं है या सही पोजीशन ये नहीं है, ऐसा हमें यूज नहीं करना। ये जो आपको राइट साइड में दिख रहा है सभी के सभी हमारे यूज नहीं करने, बस सॉरी इसको लेफ्ट साइड बोलेंगे। तो जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है बच्चे, ये हमें यूज नहीं करे हैं, ये करने हैं और इस तरीके से हमें यूज करना है। बात समझ रहे ना। तो ये हमारा आर्म देख रहे हैं, आर्म में हमको ये क्या किया है, शोल्डर तक, यहाँ तक एवं कोहनी तक क्या हुआ वाला इन्होंने मोड़ के रखा हुआ है, ठीक। ऐसे ही आपको मोड़ के रखना है। चलिए ऐसे मैं बात कर लेता हूँ, ये आपका तो समझ में आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता हूँ सेफ्टी शूज के, देख रहे हैं ये देखो नॉर्मल स्पोर्ट शूज पहने हैं। ये कौन सा नॉर्मल जो हमारा शूज होता है, स्पोर्ट शूज होता है, इन्होंने ये पहना है। और यहाँ पे सेफ्टी शूज है जो कि आपका टो जो है आगे स्टील का बना होता है, ठीक है। तो आपको सेफ्टी शूज पहनना है, ना कि नॉर्मल शूज पहनना है। ये भी हमारा रॉन्ग तरीका है। तो हालांकि ये हमारा जो राइट साइड में हमको देख पा रहे हैं, ये राइट साइड में सभी सही तरीके होते हैं सेफ्टी के, और ये हमारे रॉन्ग तरीके हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से छोटी सी कुछ जानकारी थी जो कि आपको पोजीशन के अनुसार यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा, ठीक। अब मैं चलता हूँ बच्चा कि यहाँ पर हमने देखा दुर्घटना वाला एक्सीडेंट देखा। अब अगर मैं बोलूं कि सर सुरक्षा किसको कहते हैं, सुरक्षा किसको कहते हो बालक? सुरक्षा अगर मैं साधारण शब्दों में बोलूं
कि सुरक्षा मतलब ये होता है कि एक्सीडेंट से बचने के लिए, अर्थात मैं बोल सकता हूं, यहां पे लिख दूं क्या, यहां बच्चा लिख देता हूं दुर्घटना, दुर्घटना से बचने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए जो भी उपाय किए जाते हैं, किए जाते हैं, उसे उसे सुरक्षा कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं? उसे सुरक्षा कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है? ये सिंपल सी बात, आपको ये परिभाषा दे सकते हो। अगर कोई पूछ दिया कि बालक हमारा सुरक्षा अर्थात सेफ्टी किसको कहते हैं, तो बालक बोल सकते हो दुर्घटना से बचने के लिए जो भी हम उपाय बताते हैं या करते हैं, यही हमारा क्या होता है, सुरक्षा कहलाता है या सेफ्टी कहलाता है। ठीक, यही सेम बात बालक यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुरक्षा वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संभावित जोखिम अर्थात रिस्क और खतरों को पहचान कर उनका आकलन करके तथा उचित नियंत्रण उपाय अपनाकर दुर्घटना और हानि को रोका जाता है। यह कार्यशाला में सुरक्षा को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। बालक जो हमारा सेफ्टी होता है ना, अब ये सेफ्टी हम लोग क्या किए हैं, 3 तरीके से बांट दिया गया है। ये 3 टाइप में हमने क्या किया बच्चा, 3 श्रेणियों में हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। कौन कौन से कहो सर? पहला श्रेणी हमारा है सामान्य सुरक्षा, दूसरा बच्चा है व्यक्तिगत सुरक्षा, तीसरा क्या है, मशीन सुरक्षा। ठीक ना, ये हमने 3 श्रेणियों में क्या किया बालक, कि सेफ्टी को डिवाइड कर दिया गया है। अब हम लोग एक एक करके यहाँ पे सुरक्षा को देखेंगे। सामान्य सुरक्षा किसको कहेंगे, व्यक्तिगत सुरक्षा किसको कहेंगे, मशीन सुरक्षा किसको कहेंगे, ये हम लोग क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि आपका सामान्य सुरक्षा क्या है। देखो समझो बच्चे, सामान्य सुरक्षा हम लोग किसको देखते हैं, कहो सर फर्श और गैंगवे को साफ रखें, हमारा किसके अंतर्गत आता है वाला, तो सर सामान्य सुरक्षा के अंतर्गत। वर्कशॉप में सावधानी से घूमे, सावधानी से घूमे, दौड़े नहीं। ठीक है, अगर आप वर्कशॉप में दौड़ोगे बच्चा ना, तो आपका एक्सीडेंट फिसल करके गिर सकते हैं और एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। अर्थात इसलिए बोला जाता है दौड़ते नहीं है वर्कशॉप में। ठीक ना, सावधानी के साथ आप लोग घूमिए वहां पे, जो भी आना जाना, जहाँ पे आना जाना है। ठीक, जो मशीन, टीचर देखिएगा, जो मशीन चल रही है उसे मत छोड़ो, छेड़ो होना चाहिए, ये छोड़ो लिख दिया गया है, मिस टाइपिंग है बच्चा। तो जो मशीन अगर चल रही है इसे आपको छेड़ना नहीं है, अर्थात जब रुक जाए मशीन तभी उससे हाथ लगाना चाहिए। ठीक ना, जब तक ऐसा करने के लिए अधिकृत न हो, किसी भी उपकरण की मशीन को न छुए और न ही संभाले। कहने का मतलब यही है कि बालक, जब तक आपको अधिकार न दिया जाए कि इस मशीन को टच करो, इस मशीन को छुओ, तब तक आप उस मशीन के बारे में, उस मशीन को टच ना करें, उस मशीन को चलाने की कोशिश ना करें अर्थात संभालने की कोशिश ना करें। ठीक, तो ये मेरे बालक, ये हमारा क्या है कौशल, यही सारे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एक टॉपिक आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ये सारे आप किसके सुरक्षा के अंतर्गत जाता है, कौशल सामान्य सुरक्षा कहलाता है, जिसको हम लोग जनरल सेफ्टी के नाम से जानते हैं। बात समझ रहे हैं ना? जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो कि 7 नंबर में दिया है, कार्यशाला में सामान प्राप्त रोशनी सुनिश्चित करें। ये सब हमारा किसके अंतर्गत जाएगा, तो सर सभी के सभी हमारे सामान्य सुरक्षा। चलिए, व्यक्तिगत सुरक्षा किसको कहते हैं बालक, पर्सनल सेफ्टी किसको कहते हैं, इस बात को समझते हैं। चलिए समझिए, पर्सनल सेफ्टी मतलब खुद की सेफ्टी के बारे में यहाँ पे बोला गया है, खुद की सेफ्टी के बारे में, स्वयं की सेफ्टी के बारे में यहाँ पे बोला गया है। ठीक ना, पर्सनल सेफ्टी मतलब स्वयं की सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा आपको करना है। ठीक, चलिए बात करते हैं। आप देख लो, जैसे ओवरऑल वन पीस या बॉयलर सूट पहने। ठीक ना, अर्थात हमें, जैसे अभी हमने पीछे इमेज आपको दिखाया कि वो जो व्यक्ति था वो वन ऑल पीस पहना हुआ था, एक एप्रन पहना हुआ था जिसमें शर्ट और पैंट दोनों एक ही साथ हमारे बने थे। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, वन ऑल पीस कहलाता है। ऐसे ही आपको सूट पहनना चाहिए कंपनियों में। ठीक, टाई और स्कार्फ का प्रयोग न करें। भाई टाई और स्कार्फ मत लगा के आना, नहीं तो आपका क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्योंकि टाई लगाओगे तो मशीन में फंस करके
झुक करके कहीं काम कर रहे हो तो आपको मशीन में टाई आपको फंस जाएगा, तो और टाई फंसने से आपको भी उसमें लपेट लेगा और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक ना। तो मेरे बच्चे ये थोड़ा सा आपके सामने देखने को मिल पा रहा है, तो कुछ मैं इस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन बच्चे आते हैं, देखने को यहीं से आते हैं, सीधा सीधा पूछेगा कि कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं है, ऐसे करके पूछे। जब इन टॉपिकों को जानते रहेंगे ना, तभी आप बता पाओगे कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं है। ठीक, बात समझ रहे हैं ना। तो पहले सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन कौन से है उसको समझ लेते हैं। चलिए, जैसे मैं थर्ड नंबर की बात कर लेता हूँ कि आस्तीन को कोहनी से ऊपर कसकर रोल करें। ये हमारा क्या हो, व्यक्तिगत सुरक्षा में है भाई। अगर हम आस्तीन को नहीं रोल करके रखेंगे तो हमारा क्या होगा, तो अक्सर मशीन में फंस सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रोल करके रखेंगे। ठीक ना। जैसे 4 नंबर देखो, सुरक्षा जूते तथा सुरक्षा जूते अर्थात सेफ्टी जो शूज होता है बालक, तो सेफ्टी शूज पहने और बालों को छोटा काटे। ठीक ना। तो भाई बालों को भी छोटा कर रखें और सेफ्टी शूज का प्रयोग करें। ठीक, ऐसा नहीं स्पोर्ट्स शूज पहन करके आप लोग काम करिए, ऐसा नहीं होता। चलिए 5 नंबर की बात करते हैं, अंगूठी, घड़ी या चैन न पहने। अंगूठी वाले का रिंग आपको नहीं पहनना है, घड़ी नहीं पहनना है, चैन नहीं पहनना है। जब आप फैक्ट्रियों में काम करें, जब आप किसी इंडस्ट्री में काम करें, तो आपको ये यूज नहीं करना होता है। नहीं, अगर ये यूज करोगे, घड़ी, अंगूठी, चैन, कड़ा, ये सारी चीज यूज करेंगे बच्चे ना, तो आपका एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहेगा। ठीक ना। तो ये सब नहीं करना वाला कि ये व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत, स्वयं की सुरक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हम लोग जो सुरक्षा अपनाते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, व्यक्तिगत सुरक्षा कहलाता है। इस बात को समझ के रखिएगा। चलिए मशीन, 6 नंबर देखिएगा, मशीन पर कभी भी मशीन पर कभी झुके नहीं। तो भाई सी बात है वाला, तेरे मशीन पे झुकोगे तो आपका एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहेगा। ठीक ना। 7 नंबर पे देखिएगा, शीतलक द्रव में हाथ साफ न करें। भाई कूलेंट जहाँ है, शीतलक द्रव है, कूलेंट रखा गया है, तो कूलेंट से आप लोग अपने हैंड को साफ ना करें। ठीक, नहीं तो आप अगर कूलेंट से हैंड को साफ कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी कूलेंट गंदी हो जाएगी, और जब कूलेंट गंदी होगी बच्चे, तो मोटर पंप आपका खराब होगा और साथ साथ में आपकी फिनिशिंग सही नहीं आएगी। जॉब की फिनिशिंग होगी जो, वो सही तरीके से नहीं आ पाएगी और सही तरीके से जॉब को ठंडा नहीं कर पाएगा कूलेंट। दूसरा बात यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है कि जब मशीन चल रही हो तो गार्ड को न हटाएं। भाई जो सेफ्टी गार्ड लगा होता है ना, उस सेफ्टी गार्ड को जब मशीन चलते समय उस सेफ्टी गार्ड को कभी मत हटाइएगा, नहीं तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ पे ये बात बोली गई है। चलिए 9 नंबर पे दिया है कि फटे या चिपके हुए औजार का उपयोग न करें। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे ऐसे टूल का प्रयोग ना करें जो टूल सही प्रॉपर तरीके से ना हो, अर्थात जिसमें मशरूम हेड, जैसे हमारा अगर चीजल है बच्चा, तो चीजल अगर वो मशरूम हेड वाली हो गई तो बालक ऐसे टूल ना यूज करो। ठीक है ना। तो जो खराब टूल है बालक, ऐसे टूल नहीं यूज करना चाहिए, नहीं तो आपको चोट लग सकती है। मशीन को तब तक चालू ना करें जब तक वो सही तरीके से, मतलब सही कार्य न कर रही हो। ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा सा बालक एडिट हो गया है, कट गया है शायद। ठीक ना। मशीन को तब तक चालू ना करें जब तक वो सही ना हो, या जब तक आपको कहा ना जाए। ठीक, तो ये मेरे बच्चे क्या होगा, ये अवसर सभी के सभी हमारे क्या है, व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मशीन सुरक्षा क्या होती है। ठीक ना। मशीन सेफ्टी क्या होता है बालक, इसमें अगर बात करते हैं मशीन सेफ्टी की, देखिए यहाँ पे सब एक एक पॉइंट इसमें भी दिया गया है। देखो जैसे फर्स्ट देखो, कुल मिला करके मशीन सुरक्षा में मशीन की सेफ्टी पे हमें फोकस करना पड़ता है। मशीन की कैसे हम सुरक्षा कर सकते हैं मशीन का, ठीक ना, इस पे फोकस करें। व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत हम खुद का सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, ऐसे जनरल सुरक्षा में सबकी सुरक्षा हम लोग कैसे कर सकते हैं, मशीन, वर्कशॉप, व्यक्तिगत और सारे जॉब का प्रोडक्ट का कैसे सुरक्षा कर सकते हो, ये सारी चीज देखा जाता है। बात समझ रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर में बोला है कि कुछ गलत होने पर तुरंत मशीन को बंद कर दें। कुछ गलत होने पर तुरंत मशीन को बंद कर दें। तो मेरे बच्चे, अगर आपका कभी भी कुछ भी मशीन में कोई आवाज आ रही है, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि नहीं हमारा मशीन में प्रोग्रामिंग गलत कर दी है या मशीन में कुछ आवाज आ गया, तो तुरंत मशीन को बंद करें, ताकि ज्यादा हानि, ज्यादा एक्सीडेंट होने से बचा जा सके। ठीक है। मशीन के साथ रहें। हालांकि बहुत सारे ऐसे वर्कर होते हैं, ऐसे कारीगर होते हैं जो मशीन चालू करके टहलने चले जाते हैं। ठीक ना। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा, अपने सहपाठी से बगल वाली मशीन पे जाकर के बैठ के बात करने लगते हैं,
आपका मशीन इधर चलती रहती है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से एक्सीडेंट हो सकता है, और हो सकता है कि मशीन एक्सीडेंट हो जाए और तुम कहीं घूमने गए हो, घूम करके आ रहे हो, तब तक यहाँ पे मशीन बहुत ज्यादा नुकसान कर दे सकती है। ठीक, इतनी बात समझ गए। चलिए, शीतलक द्रव, शीतलक द्रव से हाथ साफ करें। शीतलक द्रव से हाथ साफ, सॉरी, हाथ साफ न करें। भाई अगर शीतलक द्रव से अर्थात कूलेंट से अगर आपने हाथ को, अपने हैंड को साफ कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका कूलेंट क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। और जब गंदा हो जाएगा बच्चा, तो आपका कूलेंट सही तरीके से प्रॉपर ठंडा नहीं करेगा, जाप को ठंडा नहीं करेगा, टूल को ठंडा नहीं करेगा, और फिनिशिंग जाप पे प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी। इसलिए हमारा क्या होगा, टूल हमारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हमें हाथ से साफ कूलेंट को, कूलेंट से हाथ को साफ नहीं करना चाहिए। बात समझ गए। चलिए, जब मशीन चल रही हो तो गार्डों को नल हटाएं। तो भाई की बात है, जब मशीन चल रही हो तो भाई गार्ड को नहीं हटाना चाहिए। ठीक है, ये चीजें कुछ हैं आपको जो मशीन की सुरक्षा के अंतर्गत यहाँ पे देखने को मिल पा रही है। आप लोग इसको देख करके पढ़ सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। ठीक बच्चे, बात समझ गए। चलिए आगे बढ़े। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे कुछ और एक दो और ऐसे बस देख ले रहा हूँ, बीच बीच में उठा ले। चलो 7 नंबर का देख लेते हैं। बच्चे, मशीन को तब तक संचालित करने का प्रयास न करें जब तक आप इसे ठीक से संचालित करना नहीं जानते। बालक, तब तक आप मशीन मत चलाइएगा जब तक उस मशीन के बारे में पूरी तरीके से जान न जाओ। बालक, पूरी तरीके से जानने के बाद ही मशीन को ऑपरेट करना चाहिए, किसी भी मशीन को चलाना चाहिए। बात समझ गए ना। तो इसी तरीके से बालक हमारा यहाँ पे आपको देखने को मिल पा रहे होंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मशीन को रोकने के बाद ही माप लें। ठीक है, अगर 11 नंबर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लें। देखिए, बोला है कि मशीन को रोकने के बाद ही अगर हमें कोई मेजरमेंट लेना है, उपकरण माप लेनी है, तो बच्चा जब तक मशीन रुक न जाए तब तक हमें मेजरमेंट नहीं लेना चाहिए। इस बात को भी ध्यान देना। ये हमारा किसके अंतर्गत जाएगा, मशीन की सुरक्षा के अंतर्गत चला जाता है। ठीक, चलिए अब मेरे बच्चे यहाँ पे हम समझ लेते हैं। ये तो हमारा क्या हुआ, कहो सर, 3 तरीके के हमने क्या देखा, 3 टाइप के हमने देखा कि बालक यहाँ पे हमारा, चलो बालक हमने 3 टाइप कर क्या देखे बालक का अवसर। हमने सेफ्टी प्रिकॉशन को 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बालक पीपीई क्या होता है। पीपीई क्या होता है, जो कि हमारा क्या होता है, पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। बच्चे, पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत चला आता है। तो पीपीई का मतलब क्या है, कहो सर, इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होता है बच्चा, कहो सर, पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक ना, बात को समझते हैं। कहो कि सर ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है सर, तो सर ऐसा इक्विपमेंट, ऐसा औजार जो हमारे पर्सनल खुद के सुरक्षा के लिए क्या करें, उपयोग में लाया जा सके। ठीक है, इक्विपमेंट माने क्या होता है बच्चा, तो सर इसका मतलब होता है औजार। क्या होता है बच्चे, औजार। इक्विपमेंट माने औजार। प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्ट कर रहा है, सुरक्षा दे रहा है, सुरक्षा कर रहा है। ठीक ना, ये हमारा क्या कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है। पर्सनल माने खुद का, खुद का। ठीक ना, मतलब खुद की सुरक्षा के लिए जो भी हम औजार अपनाते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, तो सर यही हमारा पीपीई कहलाता है। अब पीपीई कौन कौन से होते हैं बच्चे, जरा इस पे फोकस करना। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने कुछ इमेजेस लगाए हैं, आपको कुछ इमेजेस दिख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमें ये हेलमेट देखने को मिल पा रहा है, हेलमेट हमें देखने को मिल पा रहा है। हाँ सर, ये क्या है, सेफ्टी गॉगल्स है। ये क्या है सर, ये हमारा मास्क देखने को मिल पा रहा है। ठीक ना, तो ये मेरे बच्चे यहाँ पे आपको देखने को कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन या पीपीई सामग्री हमें देखने को मिल पा रहे हैं। जैसे कौन कौन से बालक यहाँ पे पीपीई में अगर बात कर लेता हूँ, यहाँ जैसे देख पा रहे हो कि एप्रन आपके क्या होते हैं, तो सर ये भी हमारा पीपीई का एक इक्विपमेंट है, अर्थात एक औजार है। ठीक ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव, आपके खुद की सुरक्षा करने के लिए एक हमारा औजार हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्रन, जो कि हमारा कपड़ा होता है। ठीक ना, बात करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे एप्रन देखता हूँ है कि किधर है। हालांकि ये देख पा रहे हो ना, ये देख पा रहे बच्चे, यही हमारा क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्रन के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं बच्चे, एप्रन के नाम से जानते हैं। ये ढेर सारे लोग अपना अलग अलग तरीके से काम करने के लिए अलग अलग एप्रन हमारे देखने को मिल जाते हैं।
जैसे वेल्डिंग शॉप में अलग हमें एप्रन देखने को मिलता है, डॉक्टरी कार्य के लिए अलग एप्रन देखने को मिलता है, एस्ट्रोनॉट के लिए अलग एप्रन देखने को मिलता है, अग्निशामक जो हमारे होते हैं बच्चे फायर एक्सटिंग्विशर वाले, उनके अलग एप्रन देखने को मिलते हैं। सबके कार्य के अनुसार अलग अलग एप्रन देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमारे क्या है बालक, एप्रन हमको देखने को मिल पा रहा है। ठीक, ऐसे बात अब बालक में बात कर लेता हूँ यहाँ पे सेफ्टी शूज का, सेफ्टी हेलमेट का। मैं एक दो नंबर डाल देता हूँ बच्चा। ये देखो ये एक नंबर है ना एप्रन, और यहाँ पे हमारा क्या है सेफ्टी हेलमेट है। तो ये हमारा ये 2 नंबर का है, इसको मैं 2 नंबर देता हूँ बच्चे। इस नंबर को इस तरीके से 2 नंबर डालता हूँ, ये 2 नंबर है, ठीक ना। और सेफ्टी गॉगल ये हमारा क्या होगा बालक का, सर ये 3 नंबर का सेफ्टी गॉगल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 नंबर। ठीक, यहाँ डस्ट मास्क, ये हमारा डस्ट मास्क है, ये हमारा 4 नंबर है। तो बच्चा ये हमारा क्या कौन सा होगा, ये डस्ट मास्क आप देख पा रहे हैं। तो हाँ सर ये 4 नंबर हमारा यहाँ देखने, ठीक ना। यहाँ फिर लेदर हमारा ग्लव्स देखने को मिल रहा है, लेदर ग्लव्स हमारा 5 नंबर में है बच्चे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लेदर ग्लव्स कहाँ है सर, यहाँ पर हमको देखने को मिल पा रहा है, ये हमारा 5 नंबर का, ठीक ना। आप समझ रहे हैं, ये हमारा क्या है कहो सर, ये भी हमारा सेफ्टी प्रिकॉशन या पीपीई औजार हमको देखने को मिल पा रहे हैं। बात करते हैं सेफ्टी शूज बच्चे, सेफ्टी शूज और ईयर मफ। ईयर मफ कहाँ है बच्चा, कहो सर यहाँ पे मैं ईयर मफ देखने को मिल पा रहा है। ये हमारा कौन सा, 1 मिनट नंबर में इसको नंबरिंग कर लेता हूँ बच्चा। सेफ्टी शूज को मैं 6 नंबर करता हूँ और मफ को 7 नंबर करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ये हमारा 6 नंबर है सेफ्टी शूज बच्चा, 6 नंबर है, और मफ हमारा कितना 7 नंबर हमें देखने को मिल पा रहा है, ठीक है। इसी को एयर मफ के नाम से जानते हैं बच्चे। अच्छा ईयर प्लग भी आता है वाला, कोई ईयर प्लग क्या होता है कि ये इसमें रस्सी बंधी होती है, ऐसे रस्सी जैसा होता है, और ये हमारा इस तरीके से ईयर प्लग होता है, 2 ठोक होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ईयर प्लग होता है, ये कान में ले रबड़ के होते हैं वाला, कैसे दबाओगे ना तो दबेगा, स्पंज जैसा होता है, और इसको कान में ले जा करके लगा लेते हैं, इसको बोलते हैं ईयर प्लग, ठीक है। तो ये हमारा जो ईयर प्लग होता है, ये हमारा लगभग नॉइज का 40% हमारा क्या होता है बच्चे, नॉइज को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, आवाज आपके कानों में 40% कम जाता है, ठीक। और जो ईयर मफ होता है वाला, ये हमारा लगभग कितना 60% कम कर देता है। इस बात को याद रखना, कभी अगर पूछ लेगा तो ऐसा पूछता नहीं वाला, मगर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो ईयर मफ होते हैं ये हमारा 60% आवाज को रिड्यूस करता है, मतलब अर्थात नॉइज को कम करके आप कानों तक पहुंचाता है, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा समझते हैं। अब मेरे बच्चे अगर सोचो कि आपका कभी गलती से एक्सीडेंट हो गया, ठीक ना। अच्छा चलिए अभी थोड़ा सा मैं एक्सीडेंट तरफ नहीं चल करके कुछ ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बालक का हमारे जो पीपीई होते हैं ना, ये पीपीई 2 तरीके से देखने को मिल पा रहे हैं। अर्थात पीपीई जो उपकरण होते हैं, जो औजार होते हैं, ये पीपीई औजार ये 2 तरीके से देखने को मिलते हैं। कौन कौन से बच्चे कहो सर, एक हमारा नॉन रेस्पिरेटरी हमारे यहाँ पे पीपीई देखने को मिल पा रहा है, और एक हमारा रेस्पिरेटरी पीपीई देखने को मिल पा रहा है। ये 2 हमें यहाँ पे पीपीई देखने को मिल पा रहे हैं, ठीक ना। कहोगे सर ये क्या होते हैं बच्चा, ये बात गांठ बना लेना अपने दिमाग में कि ऐसे पीपीई औजार अर्थात ऐसे उपकरण जो क्या हो आपके शरीर की बाहरी, या मैं बोल सकता हूं कि आपके बाहरी शरीर का बचाव करे, ठीक है। मैं समझना ध्यान से बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूं कि नॉन रेस्पिरेटरी का मतलब होता है बच्चा कि ऐसा औजार, ऐसा उपकरण जो आपके शरीर के बाहरी भागों का बचाव कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बालक, नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल समझना बच्चा, जैसे आपको समझ में आ जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई में व्यक्ति सुरक्षा उपकरण है जो शरीर के बाहरी हिस्सों को चोट, कट, रसायन, गर्मी, चिंगारी, कीर्ति सुरक्षा वस्तुओं आदि से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। इनका संबंध श्वसन, सांस लेने से नहीं होता है। ये बालक आपके मोस्ट शब्द है, अर्थात मैं बोल सकता हूं यहाँ पे इसको स्टार बना लेना। ये आपके सामने पूछा गया है, कंपटीशन में पूछा गया है कि कौन नॉन रेस्पिरेटरी के अंतर्गत, नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई के अंतर्गत नहीं आता,
ठीक ना। तो यही हमारा जो श्वसन होता है बच्चा ना, ये श्वसन क्रिया हमारा नहीं आता है। ठीक, बात समझ रहे हैं नहीं? ठीक ना। अर्थात जो हम लोग मास्क जो यूज कर रहे थे, वो मास्क हमारे क्या पीपी इसके नॉन रेस्पिरेटरी के अंतर्गत नहीं आते हैं बच्चे। ठीक ना। तो जैसे अगर आपको हेड में चोट लगने से हम लोग हेलमेट यूज कर लेते हैं, पैर में कट लगने से पहले कट लगने से बचाने के लिए शूज यूज करते हो, आंख में वाला कोई कण न चला जाए इसलिए ग्लव्स यूज कर लेते हैं। ठीक ना। तो ये हमारे क्या होते हैं बच्चे, कहोगे सर शरीर के बचाने के लिए हम लोग एप्रन यूज कर लेते हैं। हालांकि ये क्या है, ये सभी बाहरी चोटें हैं, शरीर के अंदर की जो बाहरी चोटें हैं, इसको बचाने के लिए जो हम लोग यूज कर रहे हैं उपकरण, जो औजार यूज कर रहे हैं, उसी औजार को हम लोग क्या कह रहे हैं बालक, उसी को हम लोग बोल रहे हैं नॉन रेस्पिरेटरी पीपी। बात समझ में आई? ठीक है। अब ऐसे टूल या ऐसे औजार जो हमारा बालक शरीर के आंतरिक रोगों से बचाने की मदद कर रहा है, ऐसे औजारों को हम लोग क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी पीपी कहेंगे, अर्थात श्वसन पीपी कहेंगे। जैसे जो अभी हमने देखा कि मास्क हमारा था, डस्ट मास्क हमारा था, ठीक है, वो भी। फिर केमिकल मास्क हमारा आता है बच्चा, ये हमारे क्या होते हैं, ये सब चीजें बच्चे हमारे ये रेस्पिरेटरी के अंतर्गत चले जाते हैं। ठीक ना। चलिए, जैसे इसमें देखना लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से बालक, श्वसन अर्थात पीपी वे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण हैं जिनका उपयोग प्रदूषित हवा को सांस के साथ अंदर जाने से रोकने और उससे होने वाले नुकसान से बचाव के लिए किया जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि सर जब सांस मनुष्य के अंदर जब जाता है तो हो गया, जब मनुष्य के अंदर कोई सांस जाएगा तो भाई बाहरी वातावरण में जितनी गैसेस होंगी, प्रदूषित गैस होगी, तो आपके शरीर में गया, फेफड़े में गया, तो वो आपके अंदर से आपको नुकसान पहुंचाना चालू करेगा। शरीर के अंदर नुकसान पहुंचाता, ना कि शरीर के बाहर। तो जो शरीर के अंदर नुकसान पहुंचाता बच्चा, इस ऐसे उपकरण को बनाने के लिए, ऐसे उपकरण जो बाहरी वातावरण को रोक रहा है, शरीर के अंदर डस्ट या अन्य प्रदूषित गैसें नहीं जाने दे रहा है, तो ऐसे औजार को हम लोग क्या बोलेंगे बालक, कहोगे सर रेस्पिरेटरी पीपी बोलते हैं। है ना। बात समझिए। ये धूल, धुआं, गैस, वाष्प, रसायन और सूक्ष्म जीवाणु से सुरक्षा प्रदान करता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो आप समझ गए। ये हमारे दो टाइप के हमारे क्या होते हैं बच्चे, पीपी हमको देखने को मिले। कितने तरीके के बच्चे, दो तरीके के हमें पीपी देखने को मिल जाते हैं। पहला ये है और दूसरा समझ में आ रही होगी। ठीक ना। आगे मैं बढ़ता हूँ बच्चा, समझना ध्यान से। अब ये बच्चे गलती से हमारा क्या हो जाए, मान चलो कि अभी हमने क्या किया, ये हमने कहोगे सर हमने सभी अभी इक्विपमेंट के बारे में पढ़े हैं, जितने भी आपके टूल होते हैं सुरक्षा सावधानी के लिए, जो भी हम लोग औजार अपनाते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल लेना बच्चा, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आपने हेलमेट नहीं लगाया, ठीक, जो भी आपका सुरक्षा सावधानी था, जो पीपी था बालक, वो पीपी आपने फॉलो नहीं किया और आपने हेलमेट यूज नहीं किया, और हो सकता है आपके सर के ऊपर कोई भारी वस्तु आकर के क्या हो जाए, गिर जाए। ठीक ना। कोई भारी वस्तु आपके सर पे, यहाँ पे बच्चा आकर के गिर गया, और आके गिरा तो आप क्या हो गए बालक, बेहोश हो गए। ठीक ना। तो मेरे बच्चे इस बेहोश होने से, जब बेहोश हो गए, तो जब आपके ऊपर कोई भारी वस्तु गिरा और उसके बाद कितने बच्चे, 13 मिनट तक, कितने बालक, 13 मिनट तक, ठीक ना, आपको क्या हो जाना चाहिए, आपको प्राकृतिक चिकित्सा या मैं बोलूं फर्स्ट एड आपको दे देना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। फर्स्ट एड आपको क्या कर देना चाहिए बालक, यहाँ पे मिल जाना चाहिए। ठीक ना। तो ये जो 30 मिनट है, ठीक, ये 30 मिनट है, अर्थात एक्सीडेंट होने के बाद से पहले, समझ पा रहे हैं बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सीडेंट जैसे एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट होने के बाद से पहले का जो हमारा 30 मिनट है ना, यही हमारा क्या है, गोल्डन आवर टाइम कहलाता है। वही बात यहाँ पे, सिंपल सी बात यहाँ पे लिखा गया है कि गोल्डन आवर टाइम किसको कहते हैं बालक, इस बात को समझना ध्यान से जरा। तो यहाँ पे दिया है कि भारत के पास अस्पतालों में विनाशकारी चिकित्सा समस्या के इलाज के लिए सर्वोच्च तकनीकी उपलब्ध है।
सिर की चोट, कई आघात, दिल का दौरा, स्ट्रोक आदि, लेकिन रोगी अक्सर खराब प्रदर्शन करते हैं क्योंकि इन्हें उस तकनीकी आ, तकनीक समय पर पहुंच नहीं मिलती। इस उपस्थितियों में मरने का जोखिम पहले 30 मिनट में सबसे बड़ा होता है। ठीक ना। कहने का मतलब यह है बच्चा कि जब आपका एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के 30 मिनट में हमारा क्या होता है, व्यक्ति का मरने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक। तो इसी चांसेस को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एड देते हैं, अर्थात प्राथमिक चिकित्सा हम लोग क्या करते हैं बच्चे यहाँ पे देते हैं। ठीक ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा हमारा क्या होता है बालक, 30 मिनट पहले, एक्सीडेंट होने के बाद 30 मिनट पहले हम लोग दिया जाता है। ठीक है, ताकि व्यक्ति मरे ना। अब व्यक्ति अपनी गलतियों के ही कारण मरता है। ठीक ना। जो भी एक्सीडेंट होता है बालक, अपने गलतियों से ही एक्सीडेंट उसका होता है। ठीक। अब मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे देखो, अस्पताल अगर पहुंच जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे बहुत अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी आपको। बालक जब जहाँ पे एक्सीडेंट होता है, हो सकता है एक्सीडेंट के जगह से लेकर के अस्पताल तक जाने से, हो सकता है अस्पताल आपकी दूरी पे ज्यादा हो, तो ले जाने में भाई 30 मिनट से ज्यादा समय लग जाएगा। तो हो सकता है व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त है तो मर भी सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए बालक, तो अक्सर ऐसे सिचुएशनों पे हमें प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। ठीक ना। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि अक्सर तुरंत इस काल को गोल्डन आवर्स कहा जाता है। अर्थात जो 30 मिनट है बच्चे, इसी को हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं। यहाँ पे यही बात यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। जब तक मरीज अस्पताल पहुंचता, तब तक वे उस नाजुक दौर से गुजर चुके होते हैं। यह सुरक्षित संचालन और परिवहन के माध्यम से जितनी जल्दी हो सके निकटतम अस्पतालकालीन कक्ष में पहुंचने में मदद करता है। अर्थात कृत्रिम जो हम लोग श्वसन चाहे करोगे वाला, या जो हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा अपनाते हैं, है ना, ये इसको मैं बोल सकता हूँ कि कृत्रिम। आप लोग हो सकता है अगर व्यक्ति बेहोश होगा तो कृत्रिम श्वसन दोगे बच्चे, कृत्रिम क्या करेंगे बच्चा, श्वसन देंगे। या बालक हम लोग क्या करेंगे, प्राथमिक प्राथमिक चिकित्सा देंगे। ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत ही बच्चा हमारा ये क्या आता है, कृत्रिम श्वसन आता है, तो यहाँ सर। ठीक है। तो हमें कुल मिलाकर अगर मैं ये बोल दूं कि प्राथमिक चिकित्सा आपको दे देना है कब, व्यक्ति को एक्सीडेंट होने के 30 मिनट पहले। ठीक है। सॉरी, मैंने बोल दिया कि होने से पहले नहीं, जो व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है उसके 30 मिनट पहले आपको क्या करना है बालक, अवसर ये हमें इसको कृत्रिम श्वसन क्रिया या प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। ठीक ना। जैसे मैं एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ बच्चा कि आपको कुछ मैं ऐसे मैं बोल देता हूँ कि आपका 10 बजे एक्सीडेंट हुआ, एग्जाम्पल समझना बच्चा, मैं मोटी मोटी बात लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। आपका 10 AM पे अर्थात सुबह में बच्चा आपका एक्सीडेंट हुआ, और हो सकता है यहाँ जहाँ एक्सीडेंट हुआ है ये जंगल है या फिर ऐसा सुनसान एरिया है जहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। हो सकता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान के चलो कि 100 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ बच्चे दूरी 100 किलोमीटर, और यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे बच्चा क्या है, एक हमें यहाँ पे हॉस्पिटल देखने को मिल पा रहा है। ठीक है। अब भाई स्वाभाविक सी बात है, यहाँ आपका एक्सीडेंट हुआ है इस जगह पे, यहाँ से ले आने में यहाँ 100 किलोमीटर में टाइम जाएगा, तो सर हाँ टाइम जाएगा, कम से कम 2 आवर्स तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है। 2 आवर्स समय लगेगा। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे, तो बालक तो यहाँ पे व्यक्ति तो मर ही जाएगा, व्यक्ति क्या होगा बच्चा, मर जाएगा। तो आप यहाँ पे जहाँ एक्सीडेंट हुआ है यहाँ से व्यक्ति को उठाइए, गाड़ी में रखिए और यहाँ के लिए हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाइए। और इसी दौरान एक्सीडेंट होने के बाद कितना बाद बच्चा कहोगे सर, 10:30 से पहले 30 मिनट की बात किया गया है बालक, 30 मिनट कहोगे हाँ सर। तो एक्सीडेंट होने के बाद और 10:30 से पहले आपको क्या देना है बच्चा, कहोगे सर हमें प्राकृतिक चिकित्सा कर देना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं बच्चा, प्राथमिक हमें चिकित्सा या प्राकृतिक चिकित्सा हमें कर देना है। ठीक ना।
तो ये हमारे क्या होंगे बालक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारा यहाँ से 10 से लेकर 10:30 है बालक, ये जो 30 मिनट हैं, यही 30 मिनट आपके क्या कहलाते हैं बच्चा, यही 30 मिनट को हम लोग गोल्डन आवर्स टाइम कहते हैं। बात को समझे कि नहीं बालक, ठीक है ना। 30 मिनट के अंदर हमें क्या करने देना है, व्यक्ति को बालक प्राथमिक चिकित्सा दे देना है। इतनी बातें आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ता हूँ बच्चा। अब ये प्राथमिक चिकित्सा बालक हम लोग देने के लिए अलग अलग टाइप हम लोग अपनाते हैं। जैसे अगर मैं बोल सकता हूँ बच्चा कि यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा देते हैं, जैसे अगर व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं बालक, चेक किया जाता है कि व्यक्ति का नाड़ी चल रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद उसके नाक के पास हम लोग उंगली लगा के चेक करते हैं कि क्या वो व्यक्ति हमारा जीवित है कि या मर गया है बच्चा। तो इस तरीके से हम लोग चेकिंग करते हैं। चेक करने के बाद देखते हैं कि हाँ व्यक्ति अगर बेहोश हालत में है, ठीक है ना, तो उसकी सांसें तो चलती रहेंगी और सारी चीजें हमारी क्या हो जाती हैं बालक, आधे ब्लड सर्कुलेशन हमारा कम हो जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए हमारा अलग उपचार करते हो। और व्यक्ति अगर बेहोश कंडीशन में है और साथ साथ में ब्लड सर्कुलेशन भी बंद होने लग रहा है तो आप अलग उपचार करते हो, ठीक है ना। अब मैं बोल सकता हूँ कि एक फेफड़े का उपचार करते हो और एक आप क्या करते हैं, हार्ट का उपचार करते हैं, हृदय का उपचार करते हैं, जिससे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन सुचारू रूप से कार्य कर सके, ठीक है। तो मेरे बालक यहाँ पे इन दोनों को, ब्लड और हार्ट का और साथ में फेफड़े का, दोनों को बच्चे सही तरीके से काम करने का जो तरीका होता है इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बालक, ABC के नाम से जानते हैं। तो ABC क्या होता है, ABC रूल क्या होता है, ABC रूल के तहत ही हम लोग क्या करते हैं बालक, फेफड़ा और हार्ट को हम लोग सुचारू रूप से चलाने पे मदद करता है ABC रूल। अब ABC रूल बच्चा होता क्या है, इस बात को समझिए, क्योंकि यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से हेडिंग क्या बनाए बालक, प्राथमिक उपचारकताओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देशक। चलो अब हम लोग समझते हैं कि बालक ABC क्या होता है। ए से हमारा क्या होता है बच्चा, का ऑप्शन एयरवे। क्या होता है बालक, ए से हमारा क्या होता है, यहाँ से ए लिखा हुआ है, ए से हमारा क्या होता है, एयरवे होता है, ठीक है। एयरवे का मतलब क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या व्यक्ति के पास अबाधित वायुमार्ग है। कहने का मतलब कि अबाधित वायुमार्ग है क्या, क्या व्यक्ति सांस सही तरीके से नहीं ले पा रहा है। जैसे हो सकता है उसके नाक में गिरने के बाद में नाक में ब्लड जम गए हो, या मिट्टी जम गई हो, चली गई हो, कीचड़ में गिर गया हो, ठीक ना। तो सांस लेने वाले जो भी मार्ग हैं, चाहे मुंह का मार्ग हो चाहे नाक का मार्ग हो, उस मार्ग को, अबाधित अगर मार्ग है उसको हमें साफ करना है, उसको सही तरीके से करना है ताकि व्यक्ति सुचारू रूप से सांस को ले सके। आप बात समझ पाए कि नहीं। इसको बोलते हैं बच्चे एयरवे को क्लीन करना, एयरवे, ठीक है। बी से क्या होता है वाला, ऑप्शन बी से होता है ब्रीदिंग। बी से क्या होता है बच्चा, ब्रीदिंग होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बी से हमारा क्या होता है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में मतलब क्या कह रहा है कि व्यक्ति हमारा सही तरीके से ब्रीद अर्थात सही तरीके से सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, ठीक है ना। अगर नहीं ले पा रहा होगा तो उसके लिए हमारा अलग उपचार किया जाता है, ब्रीदिंग अलग से दी जाती है, कृत्रिम तरीके से ब्रीदिंग की जाती है। ये आप लोग समझ पा रहे होंगे, आगे मैं चर्चा करूंगा, ठीक ना। ब्रीदिंग कैसे करते हैं, कौन कौन सी ब्रीदिंग करने के तरीके होते हैं, कितना ब्रीदिंग करना चाहिए, ये मैं आगे बताऊंगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ये तुम्हारा एयरवे अर्थात वायु के मार्ग को हमने क्या किया, साफ किया। वायु के मार्ग को हमने क्या किया बच्चा, साफ किया। दूसरा हमने क्या किया, ब्रीथ को चेक किया, ब्रीदिंग हमारी उस व्यक्ति की, एक्सीडेंटियल जो व्यक्ति है उसका ब्रीदिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा होगा बालक तो हमें कृत्रिम श्वसन क्रिया करनी पड़ेगी, कृत्रिम श्वसन क्रिया करनी पड़ेगी। इतनी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक ना। दूसरा होता है वाला सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। सी का मतलब क्या होता है बच्चा, सर्कुलेशन अर्थात परिसंचरण, ठीक है। इसमें क्या करते हो कहो सर, इसमें हम लोग धमनियों को चेक करते हैं, अर्थात मैं बोलो कि नसों को, नाड़ियों को चेक किया जाता है कि ब्लड का सर्कुलेशन सही तरीके से व्यक्ति का चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं चल रहा होगा तो बालक हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सर्कुलेशन को चलाने के लिए अलग अलग उपचार करना पड़ेगा। अभी मैं आगे बताऊंगा कि बालक ब्लड को चलाने के लिए अर्थात सर्कुलेशन को मूवमेंट कराने के लिए हम लोग कौन कौन सा उपचार करते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि बालक हमारा दो तरीके से होता है, एक ब्रीथ अर्थात फेफड़े का, ठीक ना। एक हमारा क्या होता है बच्चा, फेफड़े का अर्थात धमनी का। हम लोग क्या करते हैं, धमनी मैंने बोल दिया, फेफड़ों को चलाने के लिए या फेफड़े में हमारे हवा जाती है बालक,
उसको चलाने के लिए अलग उपचार करते हो, और रक्त को संचार को चलाने के लिए हम लोग अलग ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो मेरे बालक यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे क्या उसका ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो कैसे चेक करोगे, उसकी नाड़ी को पकड़ोगे तो देखोगे चल रहा है कि नहीं, तो कहोगे अगर नाड़ी चल रही होगी तो हाँ भाई ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से चल रहा है। अगर नहीं चल रही है तो आपको जल्द से जल्द उसको ब्लड सर्कुलेशन का चलने का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आप समझ गए ना। तो यहाँ पे मेरे बच्चे आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे कि सर ABC रूल जो होती है, ABC जो रूल होता है, ABC रूल में ए का क्या कार्य है, बी का क्या कार्य है, सी का क्या कार्य है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, ठीक ना। चलिए अब हम लोग कल के क्लास में इसके आगे देखेंगे कि जो हम ABC रूल अपनाते हैं, ठीक है, ये अपनाने के लिए हम लोग कौन कौन से तरीके देखते हैं। अर्थात मैं बोलूं कि फेफड़े में वायु को भरने के लिए अगर वायु ब्रीदिंग करना होगा, ठीक ना, ब्रीदिंग सही तरीके से नहीं चल रही है तो हम लोग कैसे करेंगे। और साथ साथ में उसी के साथ में उसी क्लास में हम लोग ये भी देखेंगे कि परिसंचरण अर्थात रक्त का जो परिसंचरण हो रहा है, अगर ये भी अवरुद्ध है, इसको हम लोग कैसे सही तरीके से सुचारू रूप से चलाएंगे। ठीक, बात समझ गया। तो ये मेरे बच्चे आज का क्लास होने वाला है। तो कल का क्लास हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चा ये क्लास कैसा लगा आप थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। तो अब हम लोग इसी तरीके से क्लास डेली टू डेली आपका यहाँ पे हम लोग अपलोड करते रहेंगे और आपको सारी क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक ना। अब यहाँ टेंशन मत लेना बच्चे कि क्या सर कितनी क्लासें होंगी कितनी नहीं होंगी, सारे चैप्टर मैं बालक यहीं पे पढ़ा दूंगा। इसी तरीके से आपको सारे चैप्टर आपको बता दूंगा। ये तो अभी थ्योरेटिकल चैप्टर है बच्चा ना, ये थोड़ा सा आपको हो सकता है बोरिंग लगे, तो बट धीरे धीरे आगे जाएंगे, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा आपको बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाओगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे और धीरे धीरे आपका इसमें मन लगने लगेगा। जब जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने लगेंगे तो आपको मजा आने लगेगा पढ़ने में, ठीक है। जब डिजाइन वाला या इमेजेस वाले क्वेश्चन आने लगेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आना चालू हो जाएगा। अब कल की जो टॉपिक होने वाली है उसमें सारे इमेजेस से आपको समझने पड़ेंगे, तो आपको कल का क्लास बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। तो कल की क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। तो आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और बालक सिलेक्शन एक्सपर्ट चैनल से आपको सफलता मिलनी तय है बच्चा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमने बहुत सारे चैनलों पे पढ़ाया हुआ है, कई सारे चैनलों पे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, तो मैं ये बताना बस चाह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, बट बच्चा यहाँ पे मेरे पास सुविधाएं थोड़ा सा कम है, ठीक ना, सुविधाएं ज़्यादा हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं अगर डिजिटल बोर्ड होता तो मैं बेहतर से बेहतर तरीके से आपको बता सकता था, समझा सकता था। और इस पर थोड़ा सा लैपटॉप में बताने में असुविधाएं हो रही हैं और मुझे बहुत अच्छी लैपटॉप के विषय में इसके बारे में जानकारी है नहीं, तो थोड़ा सा असुविधाएं हो रही है। बट यह है कि कुछ दिन में आपका सपोर्ट रहा तो मैं बहुत जल्द सारी व्यवस्थाएं कर दूंगा, ठीक ना। तो ये आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कनेक्ट करिए, भेजिए क्लास को कि सर यहाँ पे सिलेक्शन एक्सपर्ट चैनल पे पूरी की पूरी फीटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, टर्नर, डीजल मैकेनिक की पूरी क्लास आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। मगर ऐसा मत सोचना बच्चा कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो भाई मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, ठीक ना, आप भी अपना काम करिए, आप भी शेयर करिए। तो अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, बिना कोई भी चार्ज नहीं ले रहा हूँ आपसे, 0 पैसा आपको दे, 0 पैसे में आपको कंटेंट मिल रहा है, तो आपका दायित्व बनता वाला चैनल को सब्सक्राइब करने का, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करने का, ठीक है बच्चे। तो मेरे बालक हम लोग इसी के साथ चैनल को इसी के साथ क्लास को समाप्त करेंगे। आप आज्ञा दीजिए हमें, चलते हैं। कल के क्लास में हम लोग फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे, फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है। तो कल का इंतजार करिएगा बालक। तो हम लोग आज की क्लास इसी पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, नमस्कार बच्चे, जय हिंद बालक।